मॉर्निंग टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से हम दोनों आपके सामने हाजिर हैं। तो आपको बताएंगे बड़ी खबरें, साथ ही साथ बात होगी मनोरंजन जगत और खेल की दुनिया की भी। तो चाहे सैटरडे हो या फिर संडे हो, आपके लिए सुबह सुबह तमाम बड़ी खबरें लेकर, मॉर्निंग अपडेट्स लेकर हर रोज हम हाजिर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले राजधानी दिल्ली से आ रही खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर टिल्लू ताजपुरिया गैंग के एक अपराधी का एनकाउंटर बीती रात पुलिस के द्वारा किया गया है। पुलिस को सूचना मिलती है और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। आपको बता दें, टिल्लू ताजपुरिया के जो एक गैंग है, इसकी धरपकड़ पुलिस की तरफ से बीते काफी लंबे समय से की जा रही है। तो पुलिस ने पकड़ने की कोशिश करी, उसके बाद में कार्रवाई में एनकाउंटर कर दिया गया। आपको बता दें, दोनों तरफ से आधा दर्जन से ज्यादा जो फायरिंग है वो हुई, उसके बाद में ये एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि कराला मंजरी रोड पर बदमाशों की और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 शूटर घायल हो गए और घायल होने के बाद में इन दोनों को ही पुलिस की तरफ से गिरफ्तार अब कर लिया गया है। तो टिल्लू ताजपुरिया गैंग का ही ये शूटर बताया जा रहा है। ऐसे में आपको टाइम्स नाउ नवभारत रिपोर्टर लवली बख्शी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली के अंदर गैंगस्टर और उनके गुर्गों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की घेराबंदी के अंदर 2 शूटर आए और इन दोनों शूटरों को दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पैर पे गोली मारकर ओवरपावर करके गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों शूटर कोई और नहीं, ये वही शूटर है जिन्होंने अब से कुछ दिन पहले राजधानी दिल्ली के अंदर गैंगवारी की दस्तक दी थी। इन्होंने कंजावला इलाके के अंदर गोगी मैन गैंग से जुड़े हुए एक शख्स की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी थी और उसके बाद से मौके से फरार हो गए थे। लेकिन इस मामले की सूचना दिल्ली पुलिस को लगती है और दिल्ली पुलिस तब से ही इन दोनों शूटरों का पीछा कर रही थी। इन दोनों शूटर का नाम राहुल और विशाल है। इन दोनों की जानकारी मिलती है रोहनी डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ टीम को कि ये दोनों के दोनों एक कराला मंजरी रोड पर इस जगह पर आने वाले हैं और पुलिस टीम जाल बिछाती है। दोनों को देखते ही पुलिस टीम रोकने का इशारा करती है, लेकिन ये पुलिस को देखते ही ताबड़तोड़ गोलियां चलानी चालू कर देते हैं। पुलिस टीम भी अपने बचाव में गोली चलाती है, जिसके अंदर दोनों के एक एक पैर में गोली लगती है और पुलिस अपना आपा न खोते हुए इनको ओवर पावर करके गिरफ्तार कर लेती है। हम आपको बता दें, ये रोहनी डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ की टीम है जिसने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और ये दोनों के दोनों शूटर कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया गैंग से जुड़े हुए हैं। और टिल्लू ताजपुरिया और गोगी मंग गैंग की जो गैंगवारी है कई दशकों से चल रही है और इस गैंगवारी के अंदर कई हत्याएं हो चुकी है। लेकिन टिल्लू ताजपुरिया और गोगी गैंग की गैंगवारी पर दिल्ली पुलिस रोहनी डिस्ट्रिक्ट ने लगाम लगाते हुए इनके 2 मुख्य शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। हम आपको दिखाना चाहिए, देखिए ये वो पिस्टल है जिस पिस्टल से इन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया, पुलिस के ऊपर फायरिंग करके यहां से भाग जाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इन दोनों को हॉस्पिटल भेज दिया है, मौके पर आला अधिकारी मौजूद है और जांच हो रही है। टाइम्स नाउ नवभारत के लिए दिल्ली से लवली बख्शी रिपोर्ट। इस मिडनाइट एनकाउंटर के ऊपर डीसीपी शशांक जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, नवभारत से आपको सुनवाते हैं। इस समय यहाँ पर मौके पर खुद मौजूद हैं डीसीपी शशांक जायसवाल। सर, मुठभेड़ हुई है और क्या है पूरा मामला? जी, मुझे अभी थोड़ी देर पहले जो है कंट्रोल रूम से इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे गोलियाँ चली हैं और हमारे स्टाफ के ऊपर भी गोलियाँ चली हैं। अजय प्रवीण करके हमारा स्टाफ है और उन पे किसी बदमाशों ने गोलियाँ चलाई हैं। तो जब मैं यहाँ पे पहुँचा उससे पहले हमारे एसीपी अजमेर और सार्थक और एसएचओ कंजावला और एटीओ कंजावला और स्पेशल स्टाफ के संदीप गोदारा पहुँचे थे। तो जब मालूम पड़ा तो परसों एक डे फॉर यस्टरडे एक मर्डर हुआ था, हरीश करके एक व्यक्ति थे उनका, और उनको गोलियां मार दी गई थी। तो जो मारने वाले थे उनकी इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर कर रहे थे, हमारी टीम से उनके पीछे लगी हुई थी जो बदमाश है उसको पकड़ने के लिए। तो जैसा आपने बताया टिल्लू गैंग के लोग थे ये, और तो जो कमीशन ऑफ ऑफेंस में मोटरसाइकिल यूज़ करी वही ये मोटरसाइकिल बताते हैं। अभी जाँच का विषय है, हम लोग पूरा एक बार करके आपको बताएंगे। तो दोनों ने हमारे ऊपर फायरिंग करी, 4-5 राउंड उन पे फायर करे। तो जवाबी कार्रवाई में मिनिमम फोर्स को यूज़ करते हुए और उनको निष्क्रिय करने के लिए जो है उनके पैरों में जो है गोलियां लगी। बात रांची की करते हैं। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इन दिनों जंतर मंतर बनता जा रहा है। हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी छात्र यहाँ पर जुट रहे हैं। हर बीते दिन के साथ में कैसे इस प्रदर्शन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है, आपको पूरी खबर दिखाते हैं रिपोर्ट में।
झारखंड की राजधानी रांची का ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, जहां खेल नहीं बल्कि भविष्य बचाने के लिए जंग लड़ी जा रही है। हजारों युवा हाथों में तख्तियां, आंखों में उम्मीद और जुबान पर सिर्फ एक ही नारा, परीक्षा नहीं न्याय चाहिए। और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। कि शैक्षणिक थोड़ा मजबूत हो, इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। एक रूम में हम लोग कितना दिन से क्या हम लोग कुछ भी मिल रहा है सर, कैसे कैसे खाते हैं आप तो जानते हैं कि स्टूडेंट के कितना मतलब आती है। तो हम सरकार से ही कहना चाहते हैं कि हम लोग के साथ जो हुआ सब तो हो ही गया सर, लेकिन कम से कम आने वाला जो पीढ़ी है ना, हम लोग अगर कुछ नहीं होगा, हम बता रहे हैं कि मेरा माँ बाप कैसे कैसे पैसा, मेरा पापा का उम्र 80 वर्ष हो गया। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों के लिए अब देश भर से लोग खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। छात्र आंदोलन को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से प्रदर्शन स्थल पर फूड पैकेट्स पहुंचाए जा रहे हैं। खाना भारत के 28 राज्य से आ रहा है, कोई चंडीगढ़ से भेज रहा है, कोई यूपी से भेज रहा है और हमारे झारखंड के 24 जिलों से आ रहा है। तो जो भाई हम लोग का हौसला बढ़ा रहे हैं उसको हम लोग थैंक यू कहना चाहते हैं। इसी तरह हम लोग का हौसला बढ़ाते रहिए। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्र आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इधर स्टेडियम में आंदोलन तेज है, उधर सीआईडी जांच कर रही है। अब तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और बड़े अधिकारियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। प्रदर्शनकारी छात्र 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग पर डटे हैं। छात्रों का साफ कहना है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता, तब तक आंदोलन अनवरत जारी है और आगे भी जारी रहेगा। केंद्र सरकार के द्वारा लगातार नशा मुक्ति केंद्रों के ऊपर काम किया जा रहा है और आज एक बड़े अभियान की उसी कड़ी में शुरुआत हो रही है। आज 11 बजे नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की जानी है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान की शुरुआत करेंगे। क्या कुछ खास है आपको दिखा देते हैं एक रिपोर्ट में। बाकी देश की युवा पीढ़ी को नशा मुक्त बनाने के लिए अब मोदी सरकार ने कमर कस ली है, ताकि विकसित भारत संकल्प अभियान को साकार किया जा सके। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज करने वाले हैं। ये कार्यक्रम देश भर के 10,000 से ज्यादा स्थानों पर एक साथ होगा, जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई जाएगी। मोदी सरकार के इस मिशन में माय भारत, एनएसएस, स्कूल कॉलेज, युवा क्लब, एनजीओ और 125 से अधिक अत्याधुनिक संगठन इस अभियान से जुड़ेंगे। 100 सप्ताह तक चलने वाले इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत हर रविवार जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कर्नाटक के मैसूर दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र में विवेक स्मारक का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के साथ स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर में एक पौधा भी लगाया और मंच से श्री रामकृष्ण आश्रम के संतों के सामने सिर झुकाकर आशीर्वाद भी लिया, जिसके बाद यहां पर आए लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित भी किया और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों के जरिए देश के युवाओं को बड़ा संदेश दिया। विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ते हुए देश के युवाओं की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया और कहा कि आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में कीर्तिमान बना रहा है और देश के नाम को रोशन कर रहा है। अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत में
दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत एआई, डीपटेक, स्पेस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के नए अध्याय लिख रहा है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। पीएम मोदी ने इस मौके पर यह भी कहा कि स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र में जो विवेक स्मारक बना है वो देश के युवाओं में चेतना, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा का केंद्र बनेगा। असम की बात कर लेते हैं, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर आपने भी इन दिनों लगातार देखे होंगे। वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ आ गई है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब बिल्कुल, और आसमानी आफत का कहर इतना ज्यादा है कि सब कुछ तहस नहस हो गया है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। नागालैंड में आसमानी आफत ने ऐसी तबाही मचाई कि मानो सब कुछ थम सा गया। कुदरत के कोहराम के आगे जिंदगी ने ऐसे घुटने टेक दिए जैसे अब जीने के लिए कुछ बचा ही ना हो। नागालैंड में कहीं बाढ़, कहीं बारिश तो कहीं लैंडस्लाइड ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। आलम यह है कि सड़कें बह चुकी हैं, हाईवे धंस चुके हैं, पहाड़ों पर हुए भूस्खलन के मलबे ने रास्तों को जाम कर दिया है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये तस्वीरें हैं जो नागालैंड में आई तबाही की गवाही दे रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सड़कें पूरी की पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, पुल बह चुके हैं। हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, मोन से लॉन्गलिंग का जो इलाका जुड़ता है, तामुल का इलाका, ये पूरा हाईवे जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है और यहाँ पर बड़ी मुश्किल से गाड़ियां गुजर रही हैं। और अगर हम तबाही के निशान दिखाएं तो आप देखिए एक पूरी पक्की सड़क जो है यहाँ पर टूटी पड़ी है। आगे दिखाइए कैसे पूरा सड़क का जो हाईवे का रास्ता है वो आगे बहा पड़ा हुआ है और ये मंजर दिखाता है कि कितना जबरदस्त फ्लैश फ्लड आया था। और यही वजह है कि जितनी भी मिट्टी थी वो सारी मिट्टी जो है वो दीखो नदी में जाकर फंसी है और दीखो रिवर के जो आसपास के इलाके हैं, चाहे शिवसागर का हो, चाहे चराई देवी का या बाकी जिले, उन सभी घरों में इस मिट्टी की वजह से तबाही हुई। क्योंकि नागालैंड पहाड़ियों पर ऊपर मौजूद है तो ऐसे में यहाँ के लोगों का नुकसान ये हुआ कि पानी आया और निकल गया। लेकिन जिस तरीके से पूरा हाईवे बहा हुआ नजर आ रहा है, जगह जगह आपको लैंड स्लाइडिंग नजर आएगी। इस तरह का जो नुकसान है सालों बाद जो है वो नागालैंड में देखने को मिला है। सबसे ज्यादा नुकसान शिवसागर में हुआ। शिवसागर के अलावा असम के 4 और जिलों में ऐसे ही हालात बने हुए हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। मौसम विभाग की तरफ से असम और नागालैंड के अलावा कई और जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बात महाराष्ट्र के सतारा की कर लेते हैं, जहां पर धोम बांध से पानी छोड़े जाने के बाद से कृष्णा नदी उफान पर है। आप सोचिए ये सब कुछ होने की वजह से छत्रपति शाहू महाराज की जो समाधि स्थल है वहां तक पानी पहुंच जाता है। लोग कैसे परेशान है, तस्वीरें क्या हैं आपको दिखाते हैं। मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात और नदी नाले उफान पर। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के सातारा से सामने आई हैं, जहां सातारा में भारी बारिश हुई। बारिश के बाद सातारा में स्थित धोम बांध ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाद डैम के कई गेट को खोलना पड़ा और लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसका असर कृष्णा नदी में भी देखने को मिला। बांध का पानी नदी में जाने से कृष्णा नदी ने भी विकराल रूप धारण कर लिया। नदी उफान पर आ गई, जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा, जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इतना ही नहीं, कृष्णा नदी का पानी छत्रपति शाहू महाराज की समाधि तक पहुंच गया। समाधि परिसर चारों ओर से पानी से घिरा नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही हैं। हालांकि इस सब के बीच प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। कृष्णा नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से नदी के पास नहीं जाने की अपील की गई है। खतरे को देखते हुए राहत और बचाव दल की टीमें मुस्तैद हैं। सातारा जिले में अब भी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में अगर बांध से और पानी छोड़ा गया तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचना का पालन करने की अपील की है।
आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। लगातार उनके द्वारा कई सारे वीडियो संदेश स्टूडेंट्स के नाम पर अपलोड किए गए। उन्हीं में से एक संदेश जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स के गाली देने का जिक्र किया और देश के सभी स्टूडेंट्स को माफ किया, उसके ऊपर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल विपक्ष में खलबली मच गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो वायरल गर्ल थी उनकी मां ने आभार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। पीएम मोदी ने एक खास इकोसिस्टम के खतरनाक प्रयोग का शिकार हुए बच्चों को माफ किया है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि जेनजी के अभिभावक और एक मित्र के तौर पर युवाओं से संवाद किया। पीएम मोदी के इस संवाद और संदेश पर नोएडा की गालीबाज छात्रा की मां ने आभार जताया है। उन्होंने इतना महान काम किया है कि जिस बच्चे ने इतना गंदे अभद्र शब्द बोले, उन्होंने अपनी महानता दिखाते हुए देश की बेटी को माफ किया है। मेरा उनसे हाथ जोड़ जोड़ के उनको धन्यवाद। आज इस बच्ची का जन्मदिन है और इसको सबसे बड़ा गिफ्ट पीएम मोदी ने दिया, जीवन दान। आज इस बच्ची का नया जन्म हुआ है। लेकिन पीएम मोदी के इस बड़े दिल और युवाओं को माफ करने पर भी राजनीतिक दल सियासत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री छात्रों को माफ करने की बात करते हैं। क्या वो एक भी शोकाकुल परिवार से मिले जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, या उन लोगों से मिले जिनकी जमा पूंजी, जिंदगी, वक्त और सपने सब पेपर लीक ने छीन लिए हैं? जवाब है नहीं। भारत के छात्रों को प्रधानमंत्री की क्षमा की जरूरत नहीं, मोदी जी को उनसे माफी मांगनी चाहिए। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने वीडियो जारी कर कहा कि पीएम मोदी को 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए छात्रों और लड़कियों से माफी मांगनी चाहिए। मोदी जी उस वीडियो में माफी मांगेंगे 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ है उसके लिए। 12-12 साल की लड़कियों का सर फोड़ा गया है पुलिस के द्वारा। लड़कियों के कपड़े तक फाड़े गए मेल पुलिस ऑफिसर्स ने और उनको पीटा गया है। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर भी पुलिस ने लाठियां चलाई है। पीएम मोदी ने बड़े दिल से संदेश दिया है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधी ले, क्योंकि देश को अभी भी अपने तय लक्ष्य को हासिल करना है। 2047 के विकसित भारत का सपना सिर्फ मोदी का सपना नहीं बल्कि ये देश के युवाओं और जेनजी के सुनहरे भविष्य का सपना है। बुद्ध कहते हैं, क्षमा सर्वोत्तम तप है, और ये तप नए भारत की जेनजी के स्वर्णिम भविष्य के लिए है। नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की गई। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा ये समीक्षा बैठक की गई। अब नीट पीजी पेपर लीक की जो पूरी परीक्षा है उसको लीक प्रूफ बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और उसी दिशा में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने परीक्षा की समीक्षा बैठक करी है। 30 अगस्त को एक ही शिफ्ट में नीट पीजी 2026 एग्जाम होने वाला है। नीट यूजी पेपर लीक और विवाद के बाद अब सरकार नीट पीजी परीक्षा में कोई चूक नहीं चाहती है। लिहाजा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नीट पीजी परीक्षा की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। नीट पीजी 2026 का आयोजन 30 अगस्त को एक ही शिफ्ट में है। नड्डा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परीक्षा का आयोजन पूरी तरह से सुरक्षित, पारदर्शी, तकनीक सक्षम और अभ्यर्थी अनुकूल तरीके से सुनिश्चित किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने अभ्यर्थियों से अपील की कि वो पेपर लीक या परीक्षा से जुड़ी किसी भी अफवाह और फर्जी दावों पर भरोसा न करें। उन्होंने कहा, प्रश्न पत्र अंतिम समय में अत्यधिक सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड प्रक्रिया के तहत तैयार और जारी किया जाता है। ऐसे में पहले से प्रश्न पत्र उपलब्ध होने का कोई भी दावा पूरी तरह झूठा और भ्रामक है। इस साल एग्जाम के लिए 2,73,183 अभ्यर्थियों ने नीट पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.5% से ज्यादा है। परीक्षा 340 शहरों के 1300 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस साल परीक्षा में कई सुधार किए गए हैं। अभ्यर्थियों को 3 राज्यों की प्राथमिकता देने का विकल्प मिलेगा। परीक्षा सेंटर की जानकारी लगभग 3 सप्ताह पहले जारी की जाएगी। प्रश्नों की संख्या 180 होगी, जिन्हें 210 मिनट में हल करना होगा। आइरिस बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था भी है। परीक्षा की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन, फ्रिस्किंग, सिग्नल जैमर, केंद्रीय और क्षेत्रीय कमांड सेंटर से लाइव मॉनिटरिंग के इंतजाम है। कुल मिलाकर सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से सतर्क है कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी न हो।
और चलिए बात कर लेते हैं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के पूरे मामले की, जिसको लेकर जो एसआईटी की टीम है वो तेजी के साथ में एक्शन के साथ में काम कर रही है। उधर ट्रस्ट के सदस्यों का ये कहना है कि कड़ी निगरानी के बीच में जो पैसों की गिनती है और चढ़ावे की गिनती है वो इस वक्त की जा रही है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी की जांच अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सूत्रों के मुताबिक नई जांच टीम मंदिर परिसर में पूछताछ कर रही है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए दान संग्रह और गिनती की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी, अतिरिक्त सीसीटीवी निगरानी हो रही है। 8 सदस्यीय मॉनिटरिंग टीम की तैनाती की गई है। पूरा पैरवी किया है, अब चोरी जगह कहीं भी नहीं है, कहीं भी एक पैसा कहीं नहीं गए हो रहा है, सब सुरक्षित है। 25 जुलाई से दान संभालने की प्रक्रिया के हर स्टेज पर कड़ी निगरानी है। गिनती वाले कमरे में खाली बक्से हटाने से लेकर उन्हें ले जाने, भरने, सील करने और वापस लाने तक की लगातार वीडियोग्राफी के जरिए निगरानी हो रही है। इस प्रक्रिया की देखरेख के लिए 8 सदस्यीय निगरानी टीम तैनात है, जिसमें बैंक कर्मचारी, ट्रस्ट के प्रतिनिधि, निजी सुरक्षा कर्मी, नियुक्त कर्मचारी शामिल हैं। मंदिर परिसर में लगी लगभग 40 दान पेटियों को अब एक साथ खाली करने के बजाय अलग अलग दिनों में खाली किया जा रहा है। ट्रस्ट के अनुसार पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए 2 पेशेवर वीडियोग्राफर तैनात करने के साथ हर जगह पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाए गए हैं। दान की गिनती वाले कमरे के अंदर अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। गिनती वाले कमरे में पहुंचने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी दान से भरे बक्सों को सील करते हैं। उधर संसद परिसर में विपक्षी नेताओं के साथ पप्पू यादव ने जो स्वांग किया, रामलला की तस्वीर को जमीन पर रखा, उससे साधु संत और सनातनी आहत हैं। अयोध्या के एमपी सांसद अवधेश प्रसाद के पैर छूने के चक्कर में उन्होंने रामलला की तस्वीर को जमीन पर रख दिया। चंदा चोरी करते हुए पप्पू यादव अपने आप को दिखाया है। दूसरे तरफ राहुल गांधी हंस रहे, उसमें चंदा डाल रहे हैं। तीसरे तरफ तथा कथित समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी की टोपी पहने समाजवादी नेता कॉलर पकड़कर साधु के खींच रहे हैं। क्या यह संतों का अपमान नहीं है? सनातन संस्कृति का अपमान नहीं है? वहां पर मंदिर परिसर में, मंदिर में नहीं जहां रुपए गिने जाते थे, वहां पर कुछ लोगों ने गड़बड़ी की। क्या कोई साधु थे क्या? वो कोई पुजारी थे क्या? लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है सनातन का अपमान करना। एक चोर पप्पू यादव स्वयं बेल पर है, चोर है। कुल मिलाकर चंदा चोरी के आरोपी सलाखों के पीछे हैं। जांच एजेंसियों का एक्शन लगातार जारी है। राम मंदिर ट्रस्ट में बदलाव से लेकर चंदे की सुरक्षा पर कई बड़े फैसले हुए हैं और तुरंत अमल में है। ऐसा इसलिए क्योंकि राम मंदिर का मसला करोड़ों सनातनी और राम भक्तों से जुड़ा है। किसी भी तरह की कोई चूक न हो, इसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट, प्रशासन और पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट है। और अब बात करते हैं परिसीमन बिल की, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल यहाँ पर संसद में विपक्षी सभी पार्टियों को राहुल गांधी ने कहा है कि इस परिसीमन का हमें विरोध करना होगा। अगर ये आगे बढ़ जाता है, पास हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, तो ये जनता के साथ में विश्वासघात होगा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी संसद के मॉनसून सेशन में सरकार पर काफी हमलावर हैं। राहुल गांधी पहले नीट पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर मोदी सरकार को घेरते दिखे और अब नेता विपक्ष ने परिसीमन बिल को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। अपने तमिलनाडु दौरे के दौरान राहुल गांधी ने 18वीं सदी के तमिल शासक एटप्पन का जिक्र किया और कहा, जो भी दलिया नेता इस विधेयक का समर्थन करेगा, इतिहास उसे 21वीं सदी का एटप्पन यानी विश्वासघाती के रूप में याद रखेगा। There is an attempt by the BJP to do delimitation. Delimitation is designed to disenfranchise, to take away power from the people of Tamil Nadu. This is a BJP conspiracy. There was a historical character in Tamil Nadu called Attappan. Attappan is basically symbolic of the betrayal of the people of Tamil Nadu. Anybody who supports delimitation is betraying Tamil Nadu.
is betraying the future of Tamil Nadu, is allowing the RSS and BJP to attack the people of Tamil Nadu and the future of Tamil Nadu, and is a Attappan. राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 18वीं सदी के तमिल शासक एटप्पन का नाम विश्वासघात का पर्याय बन गया था, क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी वीर पांड्या कट्टा बोमन के साथ गद्दारी की थी और वीर पांड्या को पकड़वाने में ब्रिटिशर्स की मदद की थी। ऐसे में आज कोई भी दल या नेता परिसीमन बिल का समर्थन करेगा तो उसे एटप्पन के तौर पर याद किया जाएगा।